Illustration 6 I am taking. The balance sheet of XYZ Company Limited as at 31st March 2012 was given below. Equity and capital दिया हुआ है 32,000, 6% preference shares of ₹10 each, fully paid up 3,20,000, 96,000 equity shares दिए हुए हैं आपको ₹5 के. General reserve, surplus का negative balance, debentures और trade payables. Assets में given है land and building, plant and machinery, goodwill, inventories, trade receivable and cash. Upon revaluation of asset, it was found that goodwill was worthless and the other assets were overvalued to the following extent. Land and building 64, plant and machinery 88,000. A provision for doubtful debts to the extent of 8,000 was necessary. The following scheme of reorganization was approved. Trade payable to accept 6% debentures to the extent of 50% of their claims, the balance to be paid in 6 months after the date. The preference shares to be reduced to ₹5 each. तो हम कैपिटल से स्टार्ट करते हैं. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारे पास थी जो गिवन थी 32,000, 6% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 each, 3,20,000 के दिए हुए थे. तो हम एंट्री करेंगे 6% preference share capital ₹10 to 6% preference share capital हमने ये 10 वाली कर दी 5 की. तो 3,20,000 की जो कैपिटल थी वो हमारी रह गई 1,60,000 की. तो रिकंस्ट्रक्शन में कितना चला गया हमारा 1,60,000. देन हमें दिया हुआ है इक्विटी शेयर टू बी रिड्यूस्ड टू ₹1 each. इक्विटी शेयर कैपिटल ₹5 के हिसाब से दी हुई थी हमें 4,80,000 की. हमने इसको कर दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1. 4,80,000 की जो शेयर कैपिटल थी वो 5 की, हमने 1 की कर दी. इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया 96,000. बचा हुआ अमाउंट हमारा किस में चला गया? रिकंस्ट्रक्शन. बाय 1 नहीं है, 2-1 है. इसका मतलब हमने ₹1 का शेयर कर दिया. ₹1 से कम नहीं किया, ₹1 का शेयर किया है. ठीक है. इसके बाद हमें दिया हुआ है the assets to be brought to the revalued figures and the negative balance of the surplus to be wiped out. और रिकंस्ट्रक्शन में और कहीं से अमाउंट नहीं आ रही है तो 1,60,000 प्लस 3,84,000 रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट 5,44,000. उन्होंने कहा सरप्लस का बैलेंस राइट ऑफ कर दीजिए. तो सरप्लस का बैलेंस था हमारे पास 1,44,000. फिर बताया गया था कि कौन कौन सी असेट्स को हमने कम करना है. लैंड एंड बिल्डिंग लिखा हुआ है कि 64 से कम कर दीजिए, 64,000 से. फिर लिखा हुआ है प्लांट एंड मशीनरी को 88,000 से कम कर दीजिए. तो हमने कर दिया प्लांट एंड मशीनरी 88,000. देन हमें दिया हुआ है कि प्रोविजन बना दीजिए डाउटफुल डेट्स का, जो कि हमें कितना बनाना है? इट इज 8,000. ठीक है. और ये सब बनाने के बाद आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में गुडविल 2,24,000. तो फिक्टिशियस एसेट्स हैं, इनको भी राइट ऑफ करते हैं हम. टू गुडविल 2,24,000. इसके बाद भी अगर कुछ बचता है तो वो ट्रांसफर किया जाता है कैपिटल रिजर्व में. देन आपको दिया हुआ है, ये देने के बाद ड्राफ्ट जर्नल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट ऑफ द अबव स्कीम एंड प्रिपेयर द रिवाइज्ड बैलेंस शीट. अब इसके अंदर जो एक एंट्री हमें स्टार्टिंग में दी हुई थी, upon revaluation of the asset it was found that goodwill was worthless, ये हमने कर दिया. लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी भी कर दिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी कर दिया.
देन एक एंट्री जो नंबर 1 पे दी हुई है, फॉलोइंग स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, वो देखनी है आपको. ट्रेड पेबल्स टू एक्सेप्ट 6% डिबेंचर्स टू द एक्सटेंट ऑफ 50% ऑफ देयर क्लेम्स, बैलेंस टू बी पेड इन 6 months आफ्टर द डेट. तो ट्रेड पेबल्स कितने के दिए हुए हैं क्वेश्चन में? देखो, ट्रेड पेबल्स आपको दिए हुए हैं 3,20,000 के. ठीक है, उन्होंने कहा ट्रेड पेबल ने एक्सेप्ट कर लिए 6% डिबेंचर्स, कि उनको हमने 6% डिबेंचर्स दे दिए. तो ट्रेड पेबल्स जो कि 3,20,000 के थे, उसका आधा हो गया 1,60,000. इस 1,60,000 के बदले में उन्होंने 6% डिबेंचर्स इश्यू कर दिए इनको 1,60,000 के, और ये कहा कि जो बाकी 50% है वो बाद में लेंगे. अगर वो ये कह देता कि ये 50% वो लेंगे ही नहीं, तो हम यहाँ 1,60 की जगह दिखाते 3,20,000, 2 डिबेंचर्स दिखाते 1,60 और 2 रिकंस्ट्रक्शन में डालते 1,60, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें नहीं चाहिए. नहीं चाहिए तो हमारा पैसा बच गया. पर अब उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें नहीं चाहिए, उन्होंने कहा कि अभी हम आधे के बदले में डिबेंचर्स ले लेते हैं, और जो बाकी बचा हुआ आधा है वो हम 6 महीने बाद ले लेंगे. तो अभी उन्होंने नहीं लिया, तो वो हमारे पेंडिंग पड़े. ठीक है, अब इसके बाद ये करने के बाद हम क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारे पास जनरल रिजर्व दिया हुआ था 1600 का, और कैपिटल रिजर्व है हमारे पास यहाँ पर 16,000, और क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है? जनरल रिजर्व. तो हम जनरल रिजर्व में से टू कैपिटल रिजर्व, जो बैलेंस है हमारा, उसको भी किस में ट्रांसफर कर देते हैं? कैपिटल रिजर्व में. एक सिंगल रिजर्व बना देते हैं. अब इसके बाद हमने बनानी है बैलेंस शीट. तो बैलेंस शीट बनाने के लिए अब आप देखिए, सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल. इक्विटी शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में दे रखी थी 4,80,000 की. अब हमारी नई कैपिटल कितने की आएगी? 9,60,000 की. तो इक्विटी कैपिटल जो बैलेंस शीट में हमारी शो होनी है, वो कितनी शो होनी है? 9,60,000. नेक्स्ट हमारे आने हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नई हमारी कितने की आएगी? 1,60,000 की आएगी. उसके बाद जनरल रिजर्व हमने खत्म कर दिए, सरप्लस हमने खत्म कर दिया. हमारे पास सिर्फ एक ही रिजर्व है, और वो 16,000 में से 1,600 माइनस कर दो, क्योंकि 16,000 के कैपिटल रिजर्व है, उसमें से हमने 1,600 एडजस्ट कर दिया. तो हमारे ये जो है ये इसमें भी डाल दिया, माइनस नहीं करना, आई एम सॉरी, ये कैपिटल रिजर्व में ऐड हो रहे हैं. तो टोटल कितने हो गए? 17,600. इसके बाद नेक्स्ट उन्होंने हमें दिया हुआ है रिजर्व्स के बाद सरप्लस, वो माइनस हो गया है. डिबेंचर्स हैं 1,92,000 के. तो डिबेंचर्स जो थे वो पहले से ही 1,92,000 के थे. 1,60,000 के डिबेंचर्स और इश्यू कर दिए गए. तो डिबेंचर्स आपके आ जाएंगे 3,52,000 के. फिर बैलेंस शीट में दिए हुए हैं ट्रेड पेबल्स. ट्रेड पेबल्स में से हमने 1,60,000 पे कर दिए, बचे कितने? 1,60,000. टोटल थे 320. 3 में से 160 की पेमेंट हो गई, बचे 160. ये आपके बैलेंस शीट में आ जाएंगे. अब इसके बाद हम आते हैं असेट साइड पे. असेट साइड में आपको लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है 3,84,000. 384 में से ये जो 64,000 है ये आपका माइनस हो जाएगा. ठीक है. देन प्लांट एंड मशीनरी है आपकी 3,60,000 की. उस प्लांट एंड मशीनरी में से ये 88,000 आपका माइनस हो जाएगा. देन नेक्स्ट आपको दिया हुआ है गुडविल. गुडविल आपने सारी की सारी वाइप ऑफ कर दी. देन इन्वेंट्रीज 64,000 एज इट इज आ जाएंगी. इन्वेंट्रीज के बाद है ट्रेड रिसीवेबल 1,28,000 के. इसमें से ये प्रोविजन 8,000 का माइनस हो जाएगा आपका. देन आपके पास है कैश. कैश आपका कितना है? 9,600. कोई एक्सपेंसेस पे नहीं किए, ये एज इट इज आ जाएगा. अब हम फिर से जर्नल एंट्रीज देखते हैं कि इसमें से कुछ छूट तो नहीं गया. तो ये हमने कैंसिल किया था अमाउंट, ये भी लिख दिया, ये भी हो गया, ये दोनों हो गए. इधर से 144 का सरप्लस भी हम माइनस कर चुके हैं. ये सारी चीजें हो चुकी हमारी. ट्रेड पेबल्स भी हो गए, ये भी हो गया, और इधर से जनरल रिजर्व भी हो गया. तो सारी आइटम्स लिखने के बाद आप बैलेंस शीट का टोटल मैच कर देंगे. हाँ जी, समझ में आया? Yes, ma'am. Okay. Let us see one more question.
नेक्स्ट 7th क्वेश्चन ही ले रही हूं मैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ वीक लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2012। बैलेंस शीट के नीचे जो एडजस्टमेंट्स हैं उसमें दिया हुआ है फिक्स्ड एसेट्स टू बी रिटन डाउन बाय 33/1/3%। करंट एसेट्स का रिवैल्यूएशन वैल्यू दिया हुआ है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डिसाइड टू फोरगो देयर राइट टू arrears of dividend which are in arrears for 3 years. The taxation liability of the company is settled at 4 lakh. One of the trade payables of the company to whom the company owes rupees 20 lakh decide to forego 50% of his claim. He is allotted 80,000 equity shares of rupees 5 in part satisfaction of the balance of his claim. Rate of interest on debenture is increased to 12%. Debenture holders surrender their existing debentures of rupees 100 each and exchange the same for fresh debentures of 75. Equity share reduced to rupees 5. Preference shares reduced to rupees 75. तो हम इक्विटी शेयर के रिडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल आपको दी हुई है 10 रुपीज की, ठीक है, और हमने इसको कर दिया है 5 का। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5। इक्विटी शेयर कैपिटल जब 10 रुपीज की थी हमें दे रखी थी 8 लाख की, जब हमने आधी कर दी तो ये हो गई 4 लाख की। तो बाकी बचा हुआ अमाउंट किस में चला गया? टू रिकंस्ट्रक्शन 4 लाख। इसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो वैल्यू दे रखी थी हमें 100 की 2 लाख, हमने इसको कर दिया 75 का, तो टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 75। तो ये आ गई हमारे पास 1,50,000 और रिकंस्ट्रक्शन में चला गया हमारा 50,000। इसके बाद हमें दिया हुआ है द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज इंक्रीज्ड टू 12%। 10% डिबेंचर्स हमें गिवन थे 3 लाख के, और उसने बोला है डिबेंचर होल्डर्स सरेंडर देयर एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, जो कि 100 रुपए के थे। उन्होंने कहा कि हम इनको फ्रेश डिबेंचर्स जो कि 12% के होंगे और वैल्यू कितनी होगी 75, उसमें कन्वर्ट कर देंगे। तो 2,25,000 हो गया, रेट भी चेंज हो गया, रिकंस्ट्रक्शन में आ गया 75,000। इसके बाद दिया हुआ है वन ऑफ द ट्रेड पेबल्स। अब आप इसको पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, हमारे पास दिया हुआ है करंट लायबिलिटीज, यहां लिखती हूं मैं, करंट लायबिलिटीज गिवन है मेरे को 25 लाख की, और मुझे बताया गया है वन ऑफ द ट्रेड पेबल ऑफ द कंपनी टू हुम द कंपनी ओज रुपीज 20 लाख। इस करंट लायबिलिटी के मैं 2 पार्ट कर देती हूँ, एक तो 20 लाख और एक 5 लाख। 20 लाख कौन से दिए हुए हैं मुझे? ट्रेड पेबल्स, और 5 लाख मैं लिख देती हूँ अदर्स, है तो दोनों ही करंट, ठीक है। उसने कहा कि जो ये ट्रेड पेबल्स थे 20 लाख के, इन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना 50% छोड़ देंगे। 50% छोड़ने का मतलब हो गया 10 लाख रुपए तो उन्होंने सीधे सीधे छोड़ दिए। तो सीधे सीधे छोड़ दिए तो मैं इसको किस में डाल दूंगी? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में डाल दूंगी। बाकी जो इसका बचा हुआ 50% है 10 लाख, इसके लिए उन्होंने कहा कि आप हमें 80,000 इक्विटी शेयर्स दे दीजिए एट द रेट ऑफ रुपीज 5 ईच। तो कितना हो गया? 4 लाख हो गया। अब आप मुझे ये बताइए कि इस 10 लाख के बदले में इन्होंने लिए 4 लाख, तो 6 लाख कहां गए? और आगे क्वेश्चन में लिखा है इन पार्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर क्लेम। यस, टेल मी।
बोलो भाई। ये 10 लाख के बदले में उसने कहा कि मुझे पार्ट सेटिस्फेक्शन में 4 लाख रुपए दे दो, तो 6 लाख रुपए कहाँ गए? रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन में मैम। रिकंस्ट्रक्शन में। यस मैम। मतलब उस बंदे ने कहा कि मेरे पास 20 लाख के ट्रेड पेबल्स थे, उसमें से 10 तो मैंने पहले ही छोड़ दिए, बचे हुए 10 में से पार्ट सेटिस्फेक्शन के लिए मुझे 4 लाख दे दो, तो बाकी 6 लाख भी मैं छोड़ रहा हूं। इसका मतलब 10 और 6 16 छोड़ रहा है वो 20 में से। अगर यहां पार्ट सेटिस्फेक्शन की जगह लिखा होता फुल सेटिस्फेक्शन, तो हम ये बात कह सकते थे कि उसने कहा कि 10 लाख के बदले में 4 लाख दे दो, आई एम फुली सेटिस्फाइड। तो इसका मतलब यही बनता है कि वो 6 लाख भी छोड़ रहा है। लेकिन यहां उसने कहा कि 10 लाख तो मैंने छोड़ दिए, इस 10 लाख के बदले में आप मुझे अभी पार्ट सेटिस्फेक्शन के 4 लाख दे दो, यानी कि 4 सेटिस्फेक्शन उसका पार्ट सेटिस्फेक्शन है, 4 लाख जो है उसका, तो बाकी 6 लाख अभी पेंडिंग है, वो लेगा, उसने छोड़ा नहीं है। बात समझ में आई? यस मैम। ये जो आपके 5 लाख के अदर्स हैं, इनके साथ ये 6 लाख और ऐड हो जाएंगे कि अभी जो लायबिलिटी है वो 11 लाख की पेंडिंग है। टोटल इस 20 लाख में से जो आप एंट्री करोगे वो क्या करोगे, यहां देखो। अब क्योंकि करंट लायबिलिटी के नाम से बैलेंस शीट में गिवन है, तो करंट लायबिलिटी ही लिखेंगे, ट्रेड लायबिलिटी नहीं लिखेंगे। करंट लायबिलिटीज हमने ट्रांजैक्ट की 14 लाख की, जिसमें से उसने शेयर ले लिए 4 लाख के और रिकंस्ट्रक्शन में डाल दिया 10 लाख, और अभी 6 लाख जो है वो पेंडिंग है, जिसको हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। अभी देखना आप। इसके बाद दिया हुआ है टैक्सेशन लायबिलिटी ऑफ द कंपनी सेटल्ड एट 4 लाख। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मुझे दिया हुआ था क्वेश्चन में 3 लाख का, और मुझे लायबिलिटी देनी है 4 लाख की। तो मैंने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन से निकाला 3 लाख, रिकंस्ट्रक्शन से निकाला 1 लाख, और लायबिलिटी पे कर दी, लायबिलिटी फॉर टैक्सेशन 4 लाख। अब देखते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन में कितना अमाउंट बचा है। तो जो हमने पिछले पेज में एंट्रीज की हैं, वहां से हम रिकंस्ट्रक्शन का अमाउंट चेक करेंगे। 4 लाख प्लस 50,000 प्लस 75,000 प्लस 10 लाख माइनस इसमें से किया हमने 1 लाख, और हमारे पास रिकंस्ट्रक्शन में आ गया 14,25,000। अब इसमें से उसने हमें जो जो कहा है वो माइनस कर दीजिए। पहला उसने कहा फिक्स्ड एसेट्स को राइट डाउन कर दीजिए 1/3 से, तो 2 फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स मुझे दे रखी थी 12 लाख की, उसका 1/3 किया मैंने, तो कितना हो गया 4 लाख। फिर उसने मुझे कहा करंट एसेट्स को रिवैल्यूट कर दीजिए 21,25,000 पर, और टोटल मेरी थी 27 लाख की, तो इसका मतलब मैंने रिड्यूस कर दी 5,75,000 से। मेरे पास P&L का नेगेटिव बैलेंस सरप्लस में दिया हुआ था 2 लाख, मैंने उसको भी वाइप ऑफ कर दिया, तो बाकी बचा हुआ मेरा कैपिटल रिजर्व में चला गया, दैट इज 2,50,000। अब हम बात करेंगे बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट में आपकी जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो एंट्री से चेक करिए। आपने सबसे पहले एंट्री की 2 लाख का, यहाँ पे नया बना दिया 1,50,000, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाएगी 1,50,000 की, इक्विटी कैपिटल आ जाएगी 4 लाख की, डिबेंचर्स आ जाएंगे 2,25,000 के, इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पर भी है 4 लाख के, तो 4 और 4 8 लाख आ जाएगी। ठीक है, फिर अब आगे आ जाइए। तो आगे आपके पास है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन खत्म हो गया आपका, लायबिलिटी फॉर टैक्सेशन खत्म हो गई, ये फिक्स्ड एसेट्स में से आपने चीजें कम करनी है। तो शुरू से देखते हैं। प्रेफरेंस लिख ली हमने, इक्विटी लिख ली, सरप्लस हमारा कैंसिल हो गया, डिवेंचर्स हो गए हमारे, करंट लायबिलिटीज में जो हमारा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया हुआ खत्म हो गया। जो
करंट लायबिलिटी 25 लाख की है, वही जो मैं आपको बता रही थी। तो 25 लाख में से आपके पास 5 लाख की तो ये थी और 6 लाख की ये, तो करंट लायबिलिटी आप दिखाओगे 11 लाख की। समझ में आया? और ये दिखाने के बाद जो आपका बैलेंस शीट में एसेट्स हैं उनको आप रिड्यूस करते जाओगे। कितनी वैल्यू से? फिक्स्ड एसेट्स आपने कम कर दी 4 लाख से, करंट एसेट्स कम कर दी 5,75,000 से, सरप्लस आपका माइनस हो गया और कैपिटल रिजर्व क्रिएट हो जाएंगे 2,50,000। हाँ जी, समझ में आया? ये किसी में पॉइंट दिया हुआ है प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड के रिगार्डिंग कि प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड 3 साल से एरियर्स में है। तो उसके लिए हमने कुछ नहीं करना। क्यों? क्योंकि एरियर्स जो होते हैं वो तभी होते हैं अगर प्रेफरेंस शेयर्स की नेचर क्यूमुलेटिव हो। अगर प्रेफरेंस शेयर्स की नेचर क्यूमुलेटिव लिखा ही नहीं है और हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि हमने ये डिविडेंड पे करना है, सिर्फ ये बताया है कि एरियर्स में है, तो हमने उस ट्रांजैक्शन का कुछ नहीं करना। अगर यही क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते तो उनके ऊपर क्योंकि डिविडेंड इकट्ठा होता है जिस साल पे नहीं होता, तो हमें वो रिकंस्ट्रक्शन से पे करना होता। ओके।